नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आपको बता दें कि 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसी को लेकर जो है सभी पार्टियां जो है उपचुनाव में लग गए हैं। अभी डेट का जो अभी फाइनल नहीं हुआ कि कब होगा, लेकिन अभी से ही उपचुनाव से लेकर 2025 विधानसभा की तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। इसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। अरविंद जी, किस तरह से आप 2025 जो विधानसभा के चुनावी रण है और साथ में आपको उससे पहले जो है 4 उपचुनाव होने वाले हैं। देखिए, ये जो 4 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, इसका हम लोग तिथि आने का इलेक्शन कमीशन से इंतज़ार कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव की तारीख की तिथि की घोषणा हो जाएगी तो हम सभी एनडीए में शामिल सभी दलों के लोग एक साथ चुनाव में उतर जाएंगे और जिनके खाते में जो सीट है वे सभी अपने अपने उम्मीदवार जारी कर हम क्षेत्र में चले जाएंगे और बहुत ही मजबूती के साथ चारों सीटों पर जीतेंगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि इस चुनाव के बाद जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, आम चुनाव, उस चुनाव में हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे जी। तो जिस तरह से तरारी का जो सीट है उसमें भी अब सस्पेंस बन गया है कि कहीं पशुपति पारस जो है उनका डिमांड आ गया कि तरारी सीट जो है एक सीट जो हमें मिलना चाहिए। इसीलिए पहले ही मैंने कहा कि चुनाव की तारीख की घोषणा होगी, उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और एनडीए में कभी भी सीटों के लेकर के कोई झमेला, कोई विवाद नहीं रहा है, मनमुटाव नहीं रहा है। एक साथ एनडीए में शामिल सभी दलों के नेता बैठेंगे और सीटों का बंटवारा हो जाएगा और पीसफुली तरीके से हम लोग सभी सीटों पर लड़ेंगे और सभी सीट पर विजयी होंगे। आरक्षण का मुद्दा जो है अब बढ़ता जा रहा है, वहीं जो है जिस तरह से उसमें जो बदलाव किए जाने हैं तो जितना मांझी उसमें समर्थन कर रहे हैं कि न्यायालय का मान सम्मान हम करते हैं। और आप ही के पार्टी से जो है चिराग पासवान जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसे खास कर जो देखा जा रहा है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो भी नाराज़ दिख रहे हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कोटा के अंदर कोटा का जी, तो इस तरह के काम बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दशकों पूर्व बिहार ने यह काम किया है, महादलित का एक वर्ग बना करके। और जब महादलित को अलग एक सेक्शन के रूप में बिहार सरकार ने स्थापित किया तो उस अनुसूचित जाति में शामिल 22 जाति में कौन कौन सी जाति महादलित है, इसकी पहचान के लिए महादलित आयोग का गठन किया। और महादलित आयोग ने पूरे राज्य में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर दौरा कर करके 22 में 18 जातियों को चिन्हित किया कि ये सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से काफ़ी पीछे हैं, अतः इनको महादलित के रूप में चिन्हित किया जाता है। और इनके विकास के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए उस सुझाव पर सरकार ने काम किया। और उसी महादलित आयोग ने बिहार में सुझाव दिया था कि महादलित विकास मिशन के माध्यम से इनको शैक्षणिक रूप से इनको आगे लाने की ज़रूरत है, सामाजिक रूप से इनका विकास करने की आवश्यकता है, शैक्षणिक रूप से इनको आगे लाने की आज आवश्यकता है। तो महादलित विकास मिशन की ओर से महादलित समुदाय के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया गया। महादलित समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए अक्षर आंचल योजना चलाई गई। उनमें कौशल का विकास के लिए कौशल ट्रेनिंग का कार्यक्रम लाया गया पूरे बिहार में। और कौशल ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी महादलित समुदाय के लड़के कौशल का ट्रेनिंग लिया उनको ऑफिस बॉय के रूप में ट्रेनिंग दिया गया। और आज बड़े पैमाने पर बिहार सहित देश के कई भागों में बिहार के महादलित कम्युनिटी के बच्चे ऑफिस बॉय के रूप में कौशल में जो उनको ट्रेनिंग दिया गया था उसमें वो आज कार्यरत हैं। तो बिहार पहले से मॉडल स्टेट ऑफ द बिहार के रूप में चिन्हित है महादलितों के लिए। तो हम इस फैसले का तो स्वागत करते ही हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में इसको स्थापित करने के लिए, लागू करने के लिए कहा है। तो भारत सरकार आगे आने वाले दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना
निर्णय दिया है उस निर्णय पर कैसे काम करती है यह देखने का विषय। वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन आप लोग कर रहे हैं तो उसमें भी मुसलमान भाई जो हैं अब नाराज़गी जता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार ने वक्फ में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए उसमें क्या कुछ और बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए, पारदर्शिता लाने के लिए एक व्यापक बिल लाने जा रही है। फिर मैं यहाँ बिहार को मॉडल स्टेट के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग वक्फ बोर्ड के रूप में कार्य करता है और बिहार में दोनों बोर्डों के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आपको शिया बोर्ड के अंतर्गत संचालित होने वाले पटना के पीरबहोर के सब्जी बाग के पटना मार्केट के सामने जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है, उस जगह पर नए बिल्डिंग के रूप में राज्य सरकार ने शिया वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत संचालित करने के लिए उसको भव्य बिल्डिंग के रूप में स्थापित किया। आज वहाँ सामाजिक कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ठीक उसी प्रकार सुन्नी वक्फ शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड पटना सहित राज्य के कई ऐसे बिल्डिंग भवन को निर्मित किया है जिसमें आज बेहतर तरीके से मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, शैक्षणिक संस्थान चला। अब जैसे हज भवन है, हज भवन में आप देखेंगे कि वहाँ शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने देखा कि वक्फ बोर्ड के परिसंपत्तियों पर कई प्रकार के काम होते हैं, नाजायज़ कब्जा है, अवैध कब्जा है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने एक बिल लाया है। तो जब बिल लाएगी, बिल लाने के बाद पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होगा, पार्लियामेंट में बहस होने के बाद उसको लाया जाएगा और तब देश में उसकी क्या उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सरकार लाती है, तब देखा जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अति पिछड़ा से लेकर के जो और मुस्लिम भाई के बीच में जो ये आरक्षण से का मुद्दा हो या वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, कहीं 2025 का जो विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जो आप जुटे हुए, कहीं उसमें नुकसान या 4 सीटों पर जो होने वाले हैं, अब बेलागंज, इमामगंज और तरारी और रामगढ़ का जो सीट है, कहीं नुकसान तो नहीं? नहीं, ये सरकार का रूटीन काम है। वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियां को कैसे, ये सब सरकार का रूटीन वर्क है। सरकार अपने रूटीन वर्क से काम कर रही है। और जहां तक कोटा के अंदर कोटा का सवाल है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आप लोग तो बस धर्म और जाति पर ही अड़े हुए हैं और वो तरह तरह के ला करके जो बदलाव किए जा रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि तेजस्वी यादव स्वयं धर्म के नाम पर MY क्या है? M माइनॉरिटीज़ और Y यादव, तो स्वयं वो माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, उनकी पार्टी काम करती है। तो तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, डैमेज है इनको, सुनिए तो तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनकी बात पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो अपना M जो उनका वोटर है, अभी कई चुनाव में उनका साथ छोड़ करके चल गया है, पार्लियामेंट के चुनाव में, रुपौली उपचुनाव में, वो अपने M वोटर की चिंता कर। वाई भी उनका साथ छोड़ रहा है। पप्पू यादव कैसे जीत गए? अच्छा ठीक है, इमामगंज आप निकाल रहे हैं। देखिए, जब चुनाव इमामगंज आप अरे सुनिए, जब चुनाव घोषित होगा, घोषित होने के बाद हमारा कौन उम्मीदवार होगा, राजद कोटे से कौन उम्मीदवार होता है, उसके बाद ना इस पर हम बात करेंगे। भाई जो है 7 बार से बेलागंज से रह चुके हैं सुरेंद्र यादव, आपको लगता है कि इस बार जो है उनका जो रहा सीट, बोले तो RJD का जो रहा बना हुआ, तो एक परंपरागत जो सीट कह सकते हैं बेलागंज, आपको लगता है कि JDU के खाते में चला जाएगा? आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार में और देश में कई ऐसी विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं जहां 7 बार 8 बार 9 बार लोग जीत चुके हैं और उनको हराने वाले भी धुरंधर रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं। अभी छिंदवाड़ा सीट, रुपौली जो आप लोग की सीट है, छिंदवाड़ा सीट जो मध्य प्रदेश में लोकसभा का सीट, कमलनाथ की सीट थी, इस बार वहाँ भाजपा जीत गई। देश में कई ऐसे उदाहरण है, इसलिए यह अयोध्या भी तो आप लोग हार ही गए। मैंने आपको बताया ना कि देश में कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर
लोग 5 बार 6 बार 7 बार जीतते रहे हैं, लेकिन उनको भी उनके बेलागंज के बारे में बताइए एकदम साफ होकर। अरे मैं बता रहा हूँ कि पहले उम्मीदवार घोषित होने दीजिए ना, कि राजद का कौन उम्मीदवार होता है। उनका बेटा है विश्वनाथ यादव, अभी घोषित तो नहीं हुआ है। बस मान के उधर से भी इंडिकेट हो गया है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पेन पेपर कागज में काम होता है। उनका उम्मीदवार घोषित होगा तब आप हमसे बात कीजिएगा। आपको पूरा उम्मीद है कि बेलागंज आपके खाते में जाएगा? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव घोषित होने दीजिए, जब तक ये इंतजार करना होगा। बिल्कुल। चलिए, तो आप देखा कि क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 7 बार और 9 बार भी रहे उनको भी हमने पछाड़ा है, तो फिर ये तो 7 बार और जो सुरेंद्र यादव जो गद्दावर नेता आरजेडी के माने जाते हैं वो भी पीछे रहेंगे। लेकिन हमें देखना होगा कहीं रुपौली की तरह बेलागंज हो, इमामगंज हो, तरारी हो और रामगढ़ का जो सीट है कहीं परिवर्तन की लहर में वो भी न चला जाए। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद।